जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग एक बार फिर एकत्रित हैं। मैं संजीव भाटिया आज आपको डिस्कस करने जा रहा हूं एफएसटी टेस्ट नंबर 60। तो चलिए बिना कोई समय व्यर्थ किए हुए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। हमारे एसपी सिंह सर का स्लोगन है, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और इसी स्लोगन के साथ हम लोग आज केमिस्ट्री का फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 60 डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत इजी क्वेश्चन है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन CH4 निकालना है। तो आप देख रहे हैं CH4 में देखिए 1 मोल कार्बन है और 4 मोल हाइड्रोजन है, यानी कि अगर टोटल मोल की बात आप करेंगे तो 5 मोल टोटल है। तो अब अगर आप परसेंटेज निकालते हैं कार्बन का तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं, 5 मोल में इन 5 मोल कंपाउंड 1 मोल कार्बन प्रेजेंट है, 1 मोल कार्बन प्रेजेंट है। तो अगर 100 मोल ले लेते, 100 मोल कंपाउंड ले लेते तो 1/5 इंटू 100 यानी कि 20% बाय मोल कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnSO4 निकालना है और MnSO4 के इक्विवेलेंट वेट में वो मुझको बता रहा है कि इक्विवेलेंट वेट हाफ ऑफ इट्स मोलर मास हो, यानी कि अगर मोलर मास m है तो नीचे 2 होगा। इसका मीन्स ये है कि हम लोग को तो ये मालूम है कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर n। दैट मीन्स हमें n इक्वल टू 2 लाना है। तो हम लोग देखेंगे कि MnSO4 को अगर हम लोग Mn2O3 में कन्वर्ट करें तो Mn2O3 में अगर कन्वर्ट करेंगे तो Mn2O3 में कन्वर्ट करने पे वैलेंसी फैक्टर क्या आएगा ये देखना। यहाँ Mn की ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट बेटा देखिए क्या है, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। इस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ Mn का जो वैलेंसी फैक्टर है वो 1 आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हमें वैलेंसी फैक्टर 2 चाहिए। अब अगर हम लोग MnSO4 को कन्वर्ट कर लेते हैं, सेकेंड ऑप्शन हमारा MnO2 है। MnO2 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर बेटा आप देखिए कितनी है, +4 है। अब अगर हम लोग यहाँ पर MnSO4 में n निकाल लेंगे, वैलेंसी फैक्टर n निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एटॉमिसिटी दैट मीन्स 1, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट दैट मीन्स +4, लो ऑक्सीडेशन स्टेट दैट मीन्स +2। सॉल्व किया 2 आ गया, यानी कि यही ऑप्शन होगा MnO2 ही होगा जिसमें MnSO4 जब MnO2 में बदलेगा तो MnSO4 का वैलेंसी फैक्टर 2 आएगा। दैट मीन्स इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू हो जाएगा मोलर मास बाय 2। ऐसे ही आप बाकी ऑप्शन निकाल लीजिएगा, आपको मैं निकाल के दे देता हूं। यहाँ पर हमारे पास +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर +2 +7 में बदलेगा तो वैलेंसी फैक्टर 5 आएगा, यानी टोटल चेंज इन इलेक्ट्रॉन, टोटल लॉस्ट और गेन इलेक्ट्रॉन 5 आएंगे। तो दैट मीन्स अगर MnO4 माइनस में बदलता है तो m/5 होना चाहिए था। Mn2O3 में बदलता है तो Mn2O3 में +2 से +3 यानी 1 का चेंज आया था, इसलिए हमारा जो इक्विवेलेंट वेट है वो मोलर मास बाय 1 होना चाहिए था। MnO4 2 माइनस में +6 है, अगर इसमें बदलता है तो 2 और 6 का डिफरेंस 4 है, तो मोलर मास बाय 4 आना चाहिए था, इसलिए हमारा सही ऑप्शन सेकंड हो गया। ये एक क्वेश्चन है जिसमें कि हमको एक X कंपाउंड दिया गया है और इसमें ये दो हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलाए हैं और ये दोनों के 0.02 मोल लिए हैं इन 2 लीटर सोल्यूशन। अब वो कह रहा है कि एक रिएक्शन कराई जिसमें 1 लीटर X लिया, तो 1 लीटर X लिया तो हम ये कह रहे हैं कि 2 लीटर में हमारे पास जो मोल्स होते हैं वो 0.02 होते हैं। तो 1 लीटर में कितने हो जाएंगे, 1 लीटर में मोल हो जाएंगे 0.02 अपॉन 2, दैट मीन्स 0.01। अब 0.01 मोल हमारे पास आ गए,
इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के 0.01 मोल हमने ले लिए। अब इसमें एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डाला। अगर मान लीजिए हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट इस ब्रोमीन से, इस ब्रोमाइड से रिएक्शन करके AgBr बनाएगा। अगर 1CONH3 होल 5SO4Br है तो 1 AgBr बनेगा, बिकॉज 1 Br था। अगर 0.01 मोल इसके लिए हुए हैं तो 0.01 AgBr बनेंगे। तो ये जो Y है हमारा बेटा, ये होगा 0.01 AgBr। अच्छा, कुछ बच्चों को लगेगा कि 0.02 क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ 1 लीटर लिया गया। अगर ये 2 लीटर लेता तो 0.02 आ सकता था। 1 लीटर में 0.01 मोल X के आ गए हैं, और ये 0.01 मोल X में एक Br मतलब 0.01 Br होंगे, जो 0.01 AgBr बनाएंगे। इसमें क्योंकि बाहर सल्फेट है तो AgBr से रिएक्शन नहीं होगी। तो जब हम लोग 1 लीटर X में एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट मिलाएंगे तो केवल इसी के ब्रोमाइड बनेंगे, इसका कुछ नहीं बनेगा, रिएक्शन नहीं होगी। इसलिए 0.01 AgBr बनेगा, लेकिन यहां पर Ag2SO4 का कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। अब जब हम लोग नीचे वाले में BaCl2 मिलाएंगे तो BaCl2 मिलाने पर Z इक्वल टू BaCl2 अगर Br से रिएक्शन करेगा तो BaBr2 बनाएगा और ये प्रेसिपिटेशन नहीं देता। लेकिन BaCl2 अगर इससे रिएक्शन करेगा तो सल्फेट बाहर है तो BaSO4 बन जाएगा। और एक सल्फेट है, अगर हम लोग एक सल्फेट यानी इसके 1 मोल होते, उसमें 1 सल्फेट होता तो 1 बनता हमारा BaSO4। लेकिन 0.01 में रिएक्शन कर रहे हो तो बनेगा 0.01 BaSO4, बाकी कुछ नहीं बनेगा। सो मेरा आंसर हो जाएगा 0.01 फर्स्ट वाला मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वांटम नंबर का क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बार किया हुआ है। आपको पता है कि फॉर हाइड्रोजन के लिए जो हमारा एनर्जी होता है वो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पर डिपेंड करता है, और फॉर अदर एटम्स जो हमारा एनर्जी वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है n+l पर। अगर n+l वैल्यू सेम आए, इफ n+l सेम, तो ऐसे में E प्रोपोर्शनल n हो जाएगा सेकेंड लेवल पे। अब वो क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो, ये नहीं बताया कि हाइड्रोजन है या कौन है, और वैसे भी हाइड्रोजन में 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब नहीं है, यानी कि कोई अदर एटम है। तो हम लोग इसी रूल के हिसाब से कंपेयर करेंगे। सबसे पहले n+l ऐड करके देखेंगे। n वैल्यू ये दी गई है, इसका n+l ऐड करो तो 4 + 2 6 आएगा। इसका n+l ऐड करो तो 5 आएगा। इसका n+l ऐड करो 5 आएगा। इसका n+l ऐड करो 4 आएगा। तो देखिए ये तो तय हो गया कि D का सबसे कम है और A का सबसे ज्यादा है। अब इसमें देखिए D का सबसे कम है, D का सबसे कम है, A का सबसे ज्यादा, A का सबसे ज्यादा, तो 2 और 4 में से कोई एक हो सकता है, फर्स्ट और थर्ड तो नहीं हो सकता। अब B और C दोनों में n+l सेम आ रहा है, तो हम लोग को En से डिपेंड करना है, यानी कि जिसका n ज्यादा होगा उसका E ज्यादा होगा। तो n देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 4 है, ऑब्वियस बात है इसका n ज्यादा है, तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि सबसे कम होगा D, उससे ज्यादा हमारा हो जाएगा, उससे ज्यादा हो जाएगा B, B से ज्यादा हो जाएगा C, और C से ज्यादा हो जाएगा A। B और C में C का क्यों ज्यादा है कि उसका n वैल्यू ज्यादा है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, कौन सा ऑप्शन D का सबसे कम था, A का सबसे ज्यादा था। ये बेटा हम लोग ने इसमें गलत लगा दिया था, ये वाले हमारे दो हो सकते हैं, ये भी नहीं, ये A का सबसे ज्यादा और D का सबसे कम, और उसके बाद B और C, यानी कि थर्ड
थर्ड ऑप्शन मोस्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 55। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरोन। ये सब बच्चे जानते हैं कि बेरिलियम की फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है क्योंकि इसके पास 2s2 होता है वैलेंस शेल में, और बोरॉन के पास 2p1 होता है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट बेरिलियम की ज़्यादा होती है। बेरिलियम के पास फुल फिल्ड ऑर्बिटल यानी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी है, और बोरॉन के पास p से इलेक्ट्रॉन निकलना है और p का पेनिट्रेशन इफेक्ट कम होता है इन कंपैरिजन टू s, इसलिए बोरॉन से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, बेरिलियम से मुश्किल से निकलेगा, इसलिए फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बोरोन। ये सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सेकंड, 2p ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 2s। तो ये तो गलत बात हो गई क्योंकि आपको पता है कि n+l वैल्यू से हम लोग एनर्जी देखते हैं। तो इसमें अगर हम लोग एनर्जी चेक करें तो इसमें 2s में n बराबर 2 है और l बराबर 0 है, क्योंकि l वैल्यू s के लिए 0 मानी जाती है। तो यहाँ पर टोटल 2 आ रहा। और अगर हम लोग 2p की बात करेंगे तो 2p में 2 + p की वैल्यू 1 होती है, तो 3 आ रहा, यानी 2p की एनर्जी ज़्यादा होगी 2s से। बाकी आप लोग ये कहेंगे अरे सर हमें तो अबव प्रिंसिपल का जो ऑर्डर है वही याद है कि 1s2 2s2 2p6 3s2, हम लोग तो वैसे ही निकाल लेते हैं। तो 1s2 2s2 के बाद 2p आता है। बिल्कुल सही आपकी बात है, आप लोग बहुत एक्सपर्ट हैं और आप लोगों ने जल्दी से निकाल लिया, लेकिन मैंने आपको n+l से भी बता दिया। इसका मीन्स ये है कि स्टेटमेंट सेकंड गलत है, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, इसलिए हमको सेकंड ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर n = 5 दिया है। चलिए ठीक है सर, और m = +½ ऐसी ऑर्बिटल का नंबर पता करना है जिसमें m बराबर +½ हो। तो अब एक बात सोचिए कि जितनी भी ऑर्बिटल होती हैं सभी के लिए m = +½ होता है, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। इसका मीन्स है कि यहाँ पे इनडायरेक्टली जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन मेकर है, वो हमसे पूछना चाह रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यानी कि m टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल भी बढ़ा लीजिए, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स m n² पर डिपेंड करती है। अब n की वैल्यू आपको 5 दी गई है, तो 5 का स्क्वायर दैट मीन्स 25, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर क्या यहाँ पर m जो 25 आई है उसमें क्या सभी m +½ ही शो कर रहे होंगे, -½ नहीं शो कर रहे होंगे? नहीं सर, एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन +½ वाला होता है क्लॉकवाइज, दूसरा -½ वाला होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो वो भी यहाँ पे कंसीडर करेंगे, लेकिन घूम फिर के हमको नंबर ऑफ ऑर्बिटल बतानी है। कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर हम लोग ऐसा अगर फॉर्मूला भूल जाएं तो क्या करें? तो फिर एक बड़ा मेथड है, n = 5 है तो l निकालो, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। अब जब l निकाल लोगे तो ये l के लिए, जब इसके लिए m निकालोगे तो 1 m आ जाएगा यानी कि 0, इसके लिए m निकालोगे तो 3 आएंगे, -1 0 +1, फिर इसके लिए निकालोगे, ऐसे ही सबके लिए आप m की वैल्यू निकालोगे और तब जाके आप बना पाओगे कितने आए उसमें। तो वो एक बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, तो हम लोग को इतने बड़े प्रोसेस में नहीं जाना है और सीधा सीधा हमें ऐसे निकाल लेना, 5 की पावर 2 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 57 क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब ये सब सेम पीरियड के मेंबर है, सेकेंड पीरियड के मेंबर, इनकी सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी देखनी है, तो हम पहले इनको अरेंज कर लेते हैं इनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में। तो पहले कार्बन आएगा सर, फिर नाइट्रोजन आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा। वैसे तो आप इसको
डायरेक्ट रटा हुआ भी निकाल सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन में हाफ फिल्ड हो जाएगी तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की आ जाएगी, तो ऑक्सीजन की 2 है, फिर फ्लोरीन की हो जाएगी। तो देख के भी कई बच्चे इसको मार देंगे, इसका थर्ड ऑप्शन सही होना चाहिए। लेकिन फिर भी जिनको नहीं आता उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रोसेस क्या है इसका। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन को लिख लिया। अब लिखने के बाद सर आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है, इसका 9 है। अब एक आप पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए वैलेंस शेल का। तो वैलेंस शेल में बेटा इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास 2p2 आ जाएगा, इसमें 2p3 आ जाएगा, इसमें 2p4 आ जाएगा और इसमें 2p5 आ जाएगा। अब ये तो अगर हमें फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी कंपेयर करनी होती तो हम इस तरीके से इन कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से आयनेशन एंथैल्पी को निकालते, लेकिन अब हमें करनी है सेकंड आयनेशन एंथैल्पी कंपेयर। तो सेकंड आयनेशन एंथैल्पी कंपेयर करनी है बेटा, तो पहले इनसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो C पे +1, N पे +1, O पे +1, F पे +1, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ तो प्लस चार्ज आएगा, ऑब्वियस बात है, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, बट हमको कॉन्फ़िगरेशन में भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2p2 था तो इसको 2p1 कर दिया, इसको 2p2 कर दिया, इसको 2p3 कर दिया, इसको 2p4 कर दिया, एक एक सब में से लेस कर दिए। अब जो 2p3 है उसके पास हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी है, तो इसकी आयनेशन एंथैल्पी अपने अगल बगल वाले से ज़्यादा हो जाएगी। और इन दोनों के पास स्टेबिलिटी नहीं है, तो जब हमारे पास स्टेबिलिटी नहीं होती है सेम पीरियड के, मतलब सेम मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब हो, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो जब सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो मैक्सिमम, तो फिर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन से देखते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन नहीं अगर मिल रहा है तो फिर हम लोग जेड से देखते हैं। इसके पास 6 प्रोटॉन है, इसके पास 7 प्रोटॉन, तो इसका ज़्यादा हो जाएगा। इसके पास 7 प्रोटॉन है, इसके पास 9 प्रोटॉन है, तो F का ज़्यादा हो जाएगा। तो ओवरऑल जो ऑर्डर हो जाएगा C से ज़्यादा, हमें डिक्रीजिंग में लगाना तो डिक्रीजिंग में लगा लेते हैं, पहले इंक्रीजिंग लिख लेते हैं फिर डिक्रीजिंग लिख लेंगे। C से ज़्यादा N और N से ज़्यादा F और F से ज़्यादा O। O के पास हाफ फील्ड थी तो उसकी अपने अगल बगल वाले ज़्यादा हो गई। C के पास 6 प्रोटॉन है यानी कि एटॉमिक नंबर 6 है, N के पास 7 है तो ज़्यादा हो गई, F के पास 9 है तो और ज़्यादा हो गई। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में O का सबसे ज़्यादा, उससे कम F का, उससे कम N का, उससे कम C का। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा, पहले ही बता दिया था आपको। क्वेश्चन नंबर 58 में एटॉमिक रेडियस को अरेंज करना, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन किस पीरियड का है। तो पीरियड सेकंड में कार्बन है, यानी इनके पास 2 शेल होती है, कार्बन के पास 2 शेल होती है। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कार्बन की 2 है। कार्बन के अलावा अगर हम लोग एल्युमिनियम और सल्फर की बात करें तो ये पीरियड 3 में आते हैं। पहले एल्युमिनियम आ जाएगा और फिर सल्फर आ जाएगा आगे। कार्बन 4th ग्रुप का है, ये है हमारा 4th, ये है हमारा 3rd और ये है हमारा 6th। उसके बाद हमारा जो आ रहा है सीजियम, सीजियम हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यानी कि पीरियड 6 का मेंबर है। तो पीरियड 6 का है सीजियम, यानी सीजियम के पास शेल की संख्या 6 है और एल्युमिनियम और सल्फर के पास शेल की संख्या 3 है, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ऑब्वियस बात हो गई कि जो सीजियम है वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि सीजियम क्योंकि एटॉमिक रेडियस, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं लेकिन जनरली एटॉमिक रेडियस प्रोपोर्शनल होती है एन वैल्यू के, जिसका एन वैल्यू ज़्यादा उसकी एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है। तो सीजियम की सबसे ज़्यादा हो गई, तो ये सीजियम की ज़्यादा है, ये सीजियम की ज़्यादा है, ये सेकंड और थर्ड गलत हो गए। अब इसके बाद हम लोग, क्योंकि कार्बन का पीरियड नंबर 2 है तो कार्बन की सबसे कम होगी, तो इसमें कार्बन की सबसे कम है, तो फर्स्ट ऑप्शन करना चाहिए। अब एल्युमिनियम सल्फर में ये दोनों ही पीरियड 3rd के एलिमेंट है, लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है, इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि एल्युमिनियम की बड़ी होगी सल्फर से। तो कार्बन की सबसे छोटी, उससे बड़ी सल्फर, फिर एल्युमिनियम, फिर सीजियम, ये ऑर्डर हो जाएगा।
सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ ऑक्साइड इन विच ऑल आर नॉट एम्फोटेरिक, यानी कि जितने भी कंपाउंड जिस ऑप्शन में लिखे हैं वो सब लोग एम्फोटेरिक नहीं होने चाहिए, कोई भी एक भी एम्फोटेरिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए Na2O यहां पर आया हमारे पास। Na2O कैसा है? बेसिक है सर, Na2O बेसिक है। NO क्या है? NO आपका न्यूट्रल है, आपने पढ़ा होगा, NO न्यूट्रल है। और जो PbO है, PbO हमारा एम्फोटेरिक है। अच्छा, Cr2O3 एम्फोटेरिक है। ऑल आर नॉट एम्फोटेरिक, तो ये वाला सही हो गया, मतलब जिसमें सब लोग एम्फोटेरिक होंगे वो नहीं यहां पर यूज किया जाएगा। तो अब इसमें Cr2O3 एम्फोटेरिक है, एम्फो, SNO एम्फो है, इसमें PbO एम्फो है, तो ये नहीं होगा। Cr2O3 एम्फोटेरिक है, BeO एम्फोटेरिक है, SNO एम्फोटेरिक है, SNO2 एम्फोटेरिक है, ZNO एम्फोटेरिक है, L2O3, PbO, PbO2, यानी इसमें सब एम्फोटेरिक है। वो ये कह रहा है कि ऐसा ऑप्शन बताओ जिसमें सब लोग एम्फोटेरिक ना हो, यानी कोई एक दो नॉन एम्फोटेरिक भी हो। तो ये एम्फोटेरिक है सब, ये भी सब एम्फोटेरिक है, ये भी सब एम्फोटेरिक है, इसमें एक एम्फोटेरिक है, दो एम्फोटेरिक नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होना चाहिए। एक एम्फोटेरिक है, दो एम्फोटेरिक नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट होना चाहिए। बहुत मतलब उल्टा उलझा के क्वेश्चन पूछा गया, काफी अच्छा क्वेश्चन। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 60, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबको मालूम है Cl की हाईएस्ट होती है, Cl की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वैसे करेक्ट ऑर्डर ऑफ निगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे देना चाहिए था। तो यहाँ पर जनरल बात जब हम लोग पूछते हैं तो ये निगेटिव वैल्यू की बात हो रही है, क्योंकि सबकी वैल्यू निगेटिव है। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Cl F, तो Cl की सबसे ज्यादा होती है, उससे कम F की होती है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है। अच्छा, ये दोनों 7th ए ग्रुप के हैं, 7th ए, और ये सर हमारे 6th ए के, और नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटती है, तो पोलोनियम की सबसे कम होगी, तो पोलोनियम की सबसे कम, उससे ज्यादा टेलुरियम, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही होगा। 61 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। डाइबल एच को फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस पूछा गया। डाइबल एच आप जानते ही हो, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करता है, ये केवल हमारा साइनो को या ईस्टर ग्रुप को कार्बोनिल में कन्वर्ट करता है, तो साइनो को ये कन्वर्ट कर देगा CHO में, और ये जो डबल बॉन्ड है ये एज इट इज रहेगा, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। क्योंकि ये जो साइनो ग्रुप है इसको हम लोग कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, ये जो साइनो ग्रुप है इसको हम लोग डाइबल एच के साथ जब जोड़ेंगे तो डाइबल एच के साथ जोड़ने पर पहले CHNH आ जाएगा, और जब CHNH आ जाएगा तो हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस में इसको देंगे O और इसको देंगे H2, तो यहाँ पर NH3 निकल जाएगा और ये CHO बन जाएगा, डबल बॉन्ड पे कोई अटैक नहीं होगा। इसमें CHO है लेकिन डबल बॉन्ड भी रिड्यूस कर दिया, गलत है। इसमें जो कार्बोनिल है उसको और ज्यादा एक नेक्स्ट लेवल पे रिड्यूस कर दिया गया और CH2OH में बदल दिया गया, तो डाइबल एच में इतनी पावर नहीं है कि वो साइनो को एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड को फिर आगे अल्कोहल में रिड्यूस कर दे, तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, और इसमें डबल बॉन्ड भी रिड्यूस था, इसमें डबल बॉन्ड नहीं रिड्यूस था, तो सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। दो स्टेटमेंट दिए गए, Pb4+ कंपाउंड आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन SN4+, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि Pb4+
Pb4+ जब एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा तो वो Pb2+ में बेटा रिड्यूस हो जाएगा, और जो SN4+ है जब ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा तो ये SN2+ में रिड्यूस हो जाएगा। अब तुम बताओ इनर्ट पेयर इफेक्ट के हिसाब से Pb2+ स्टेबल होता, Pb2+ SN2+ से स्टेबल होता, नीचे जाने पर ग्रुप नंबर से 2 कम की स्टेबिलिटी P ब्लॉक में बढ़ने लगती है। इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं, यानी कि स्पेशली थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ के लिए इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। इस तरह से इनर्ट पेयर इफेक्ट से ये ज़्यादा स्टेबल है, तो जो ज़्यादा स्टेबल है वो जल्दी कन्वर्ट होगा। इस तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रेंथ Pb4+ की ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू SN4+ से। स्टेटमेंट फर्स्ट सही हो गया। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा था? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर मोर स्टेबल फॉर द हैवियर मेंबर ऑफ द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये बात गलत हो गई। जैसे अभी मैंने समझाया कि ग्रुप में नीचे जाते हो या जो हैवियर मेंबर होते हैं उसमें हमारी ग्रुप नंबर -2 वाली ज्यादा स्टेबल हो जाती है। हायर मतलब ग्रुप नंबर वाली नहीं, ग्रुप नंबर -2 वाली ज्यादा स्टेबल हो जाती है। तो इसलिए हम लोग इसको ये मान लेंगे कि ये स्टेटमेंट गलत दिया गया। स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है और स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए? स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन सही होगा। बॉन्ड ऑर्डर सीक्वेंस, बहुत बार आपने बॉन्ड ऑर्डर सीक्वेंस किया है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। और कैसे पढ़ चुके हैं? O2+ का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे, कितना आ जाएगा? O2+ का आ जाएगा 2.5, क्योंकि इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है तो 2.5 आ जाएगा। O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है सब जानते हैं 2 होता है, क्योंकि इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है। और O2- का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता, और O2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता, बिकॉज ये 18 इलेक्ट्रॉन रख रहा है और F2 लाइक बिहेव कर रहा है, और F2 में F सिंगल बॉन्ड F होता है। इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर का जो करेक्ट ऑर्डर है डिक्रीजिंग में वो ये है। इस हिसाब से अगर देखें तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। 64 में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। चलिए सर देखते हैं। ये देखो ये I है और ये माइनस चार्ज इस पे रख दो, तो देखो I 7th ग्रुप का, अगर माइनस चार्ज रख दोगे तो ये 8th 0 ग्रुप की तरह, यानी कि 7th का तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक माइनस आ गया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल में। अब बच्चा 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो डिस्ट्रीब्यूट करो। ये एक Cl ने यहाँ पर ले लिया है 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए इसमें। 1 इलेक्ट्रॉन I का, 1 इलेक्ट्रॉन इधर I का खर्च हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए। अब 8 में 2 खर्च हो गए तो 3 लोन पेयर बचे, 3 लोन पेयर बच गए। अब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हो? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है सर? 2 सिग्मा है प्लस 3 लोन पेयर है, तो टोटल नंबर आया 5, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या गया? sp3d। 5 से हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp3d। Br के लिए जाइए, सेम पैटर्न होगा। Br पे माइनस रखिए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 F के साथ खर्च हो जाएंगे, 3 लोन पेयर होंगे, 3 लोन पेयर 1 2 3, क्या बन गया? 2 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर, दैट मीन्स 5, यानी sp3d ओनली, sp3d 5 की वजह से। और जब ICl4- का बनाओगे तो I पे माइनस आ गया, I के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, माइनस आ गया 8 हो गए,
1 खर्च हो गया एक Cl के साथ, सेकंड खर्च हो गया दूसरे Cl के साथ, तीसरा खर्च हो गया, चौथा खर्च हो गया, 2 लोन पेयर बच गए। अब आप काउंट कर लीजिए, आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। यानी कि 4 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर दैट मीन्स 6, यानी कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। दैट मीन्स हमारा जो आंसर होगा वो थर्ड हो जाएगा, आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा sp3d2। IF6 माइनस को भी चेक कर लेते हैं, तो I पे माइनस आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6F हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 और 1 लोन पेयर बच जाएगा। तो कितना टोटल आ गया, 6 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर दैट मीन्स 7, दैट मीन्स sp3d3। तो मेरा सही ऑप्शन थर्ड हो गया। मैच करना है प्लेटिनम के साथ, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो हमेशा स्क्वायर प्लेनर और DsP2 बनता है। प्लेटिनम के साथ लीगेंड चाहे कोई भी आ जाए, पैलेडियम के साथ भी सेम है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो DsP2 बनेगा, तो इसमें DsP2 ये मैच हो गया। इसका मीन्स ए के साथ थर्ड जाएंगे, ए के साथ थर्ड एक ही में है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही होना चाहिए। ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी तुम्हारा मन नहीं मान रहा कि नहीं नहीं गुरुजी हम तो बनाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। BrF5 जैसे पहले बताया उसी तरीके से बना लो। Br 7th ग्रुप का एलिमेंट है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। जिस ग्रुप का होता है वैलेंस शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है Br के पास, 5 F जुड़ने आ रहे थे, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन है, 7th का है तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 तो F के साथ खर्च हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। अब एक लोन पेयर बच गया सर जी, हम लोग इसको स्क्वायर पिरामिडल शेप कहेंगे, और एक लोन पेयर बच गया, तो ये हाइब्रिडेशन sp3d2 हो जाएगा, sp3d2। अब sp3d2 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया गया, तो ये 4 से मैच हो गया, तो B का 4 दिया हुआ सही हो गया। PCl5 में सभी लोग जानते हैं sp3d होगा, इसलिए C का फर्स्ट से मैच हो गया। और CONH3 होल 6+2 में जो NH3 है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से यहाँ पे D2sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा, इसलिए D का सेकंड हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। 2 पाई एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड किस में प्रेजेंट होगा, तो अब सबका हमें कॉन्फ़िगरेशन लिख के निकालना पड़ेगा, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि देखो 2 पाई है और हाफ सिग्मा है, तो जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है बच्चा, बॉन्ड ऑर्डर वो 2.5 आ रहा है। अरे भाई दो पाई बॉन्ड और एक आधा बॉन्ड सिग्मा का, तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ रहा है। अब O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है, सब जानते हैं, और N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, तो ये हो नहीं सकता। N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर भी 2.5 होता है, ये अब फंस गई बात यहाँ पे। और O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, तो N2 प्लस का भी बॉन्ड ऑर्डर 2 है और O2 प्लस का भी बॉन्ड ऑर्डर 2 है। तो अब इसमें हमको निकाल के देखना पड़ेगा भाई साहब कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो जरा O2 प्लस में हम लोग लिख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन। 15 इलेक्ट्रॉन का लिखना होगा, तो 15 इलेक्ट्रॉन का जब लिखने पहुंचे तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर हमारे पास आ जाएगा सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो पहले अब आ जाएगा पाई 2px2 बराबर पाई 2py2, सॉरी पहले आ जाएगा सिग्मा 2pz2 और फिर आएगा पाई, क्योंकि हमारा 14 इलेक्ट्रॉन से जब ज्यादा होता है तो पहले सिग्मा 2pz आ जाता है, तो सिग्मा 2pz आ गया। और फिर ये अब काउंट कर लेते हैं कितने कितने हो गए, 2 4 6 8 10 12, और 12 के बाद हम लोग को जाना कितने 15 पे, 15, तो 12 और 14,
और फिर हमारे पास आ जाएगा पाई स्टार 2p(x)(1). ये बच्चा हमारे पास आ गया कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको अगर सिग्मा का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो पहले आप सिग्मा वाले बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग गिन लीजिए। तो देखिए, वैसे तो देखो एक तरीका क्या होता है कि सारे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग गिन लो। तो देखो बॉन्डिंग कितना हुआ, 2 4 6 8 10। 10 तो सर मेरे बॉन्डिंग के हुए, और एंटी बॉन्डिंग कितने हुए, 2 4 और 5, और 5 एंटी बॉन्डिंग के हुए। 2 से डिवाइड कर दो तो 5/2 दैट मीन्स 2.5 आ जाएगा। ये तो ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर होता है। लेकिन अगर सिग्मा और पाई का अलग अलग निकालना चाहते हो तो क्या तरीका होता, तो तरीका ये है कि पहले सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन केवल बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग काउंट करो। तो मैं देखो करता जा रहा हूं, बताते जाना। ये हो गया बॉन्डिंग का 2 सिग्मा, फिर बॉन्डिंग का 2 4, फिर सिग्मा 6 और कोई सिग्मा नहीं है। तो मेरे पास आ गया है 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग में 2 और 4 और सिग्मा में और कोई नहीं। फिर ये आ गया 4/2, 2/2 यानी 1 सिग्मा आ रहा सर। यहां पर तो 1 सिग्मा आ रहा, और वो सिग्मा कह रहा था हाफ होना चाहिए, तो इसलिए ये हमारा O2+ तो नहीं हो सकता। तो चलिए दूसरा आप करते हैं। अब N2+, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड वाला आंसर मेरा सही हो गया। आप कहेंगे नहीं सर हमको निकालना तो आना चाहिए, तो चलिए निकाल लेते हैं, थर्ड वाले आंसर को निकाल लेते हैं। अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, किसके लिए, अब लिख लेते हैं N2+ के लिए। चलो भाई N2+ के लिए लिख लेते हैं। N2+ में O2+ होने के बाद N2+ अब लिखेंगे। N2+ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 13। अब 13 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, और अब पहले पाई आ जाएगा, पाई 2px2, पाई 2py2। ये बराबर एनर्जी होती है। पहले गिन ले भाई, ज्यादा ना हो गया, 2 4 6 8 10 12 तक पहुंचे और मुझे 13 तक जाना है। तो एक मेरे पास आगे बचेगा सिग्मा 2pz1। अब हम लोग सिग्मा की पहले गिन ले कि सिग्मा का बॉन्ड ऑर्डर कितना है। तो बॉन्ड ऑर्डर फॉर सिग्मा, तो सिग्मा में गिनिए, चेक करते हैं। चलो ये देखो 2 बॉन्डिंग, 4 बॉन्डिंग और 5 बॉन्डिंग, तो 5 बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर 2 एंटी बॉन्डिंग और ये 4 एंटी बॉन्डिंग, बस। तो 4 एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा सिग्मा गिने हैं केवल, तो 1/2 दैट मीन्स 0.5 सिग्मा। तो ये मैच कर गया, हाफ सिग्मा आ गया। लेकिन आप कहेंगे सर पाई का भी तो देखें, पाई का आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो चलो आपकी बात पूरी करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर अब पाई के लिए निकाल लें। देखो 3 बातें हैं, अगर ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो सारे बॉन्डिंग गिन लो, सारे एंटी बॉन्डिंग इनके सब्सट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दो। लेकिन अगर सिग्मा निकालना है तो केवल सिग्मा वाले बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करना, और अगर पाई बॉन्ड निकालना है तो पाई वाले बॉन्डिंग माइनस पाई वाले एंटी बॉन्डिंग। तो चलो जो जो मेरे बचे हैं उन पे टिक करने का समय आ गया। अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये तो हो गया। अब ये पाई बॉन्डिंग 4 है, तो 4 सर हमने कर दिए। एंड अब ये दोनों को ओके कर दे। अब कुछ बचा ही नहीं, तो एंटी बॉन्डिंग पाई कोई है नहीं, तो 0/2 दैट मीन्स 2 आ गए पाई और 0.5 आ गए सिग्मा। इसलिए मेरा आंसर थर्ड सही हो गया। 67 विच स्पीसीज इज नॉट पैरामैग्नेटिक। तो हम लोग ये तो याद किए हुए हैं, NO के इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो, अगर ऑड नंबर आएगा तो पैरा होगा। N के पास 7, O के पास 8, 15 आ रहा है, यानी कि ये ऑड नंबर है, तो इसलिए ये पैरा होगा। CO के इलेक्ट्रॉन ऐड करो, 6 + 8 14, यानी ये इवन है, तो ये डाया होगा।
इसलिए यही हमारा पैरामेट्रिक नहीं है। आप कहेंगे सर O2 भी तो चेक करिए, चलिए O2 चेक कर लेते हैं। 8 + 8 16, ये इवन है लेकिन एक्सेप्शनल केस है, इस वजह से ये पैरा होगा, क्योंकि डाई एटॉमिक स्पीसीज अगर है और 10 16 32 आते हैं तो इवन नंबर होने के बावजूद वो पैरा होता है। और B2 में फिर से वही बात आ गई, 5 + 5 दैट मीन्स 10, इवन है लेकिन मैंने बताया एक्सेप्शनल केस है, इसलिए ये भी पैरा होगा। तो डाया कौन होगा? सेकंड वाला ऑप्शन होगा। 68 क्वेश्चन देखिए, सब लोग जानते हैं इस रिएक्शन को कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है -2.303 एन, सॉरी RT, एन नहीं होता, RT और log K, ये हम लोग को इक्वेशन पता। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर K हमारा 1 हो जाए तो ये log 1 = 0 हो जाएगा, तो डेल्टा जी नॉट 0 होता है बच्चा। और अगर K हमारा 1 से ज्यादा हो, K 1 से ज्यादा हो, जैसे 1.52, तो ये log 1.52 का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल डेल्टा जी नॉट क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। डेल्टा जी नॉट निगेटिव मीन्स डेल्टा जी नॉट 0 से कम आएगा। अगर K 1 से ज्यादा है तो फिर हमारा K 1 से अगर ज्यादा है तो डेल्टा जी नॉट 0 से ज्यादा होगा। तो ये तो सही दिया गया है, हमको इनकरेक्ट निकालना है। और अब ये K = 1 है तो डेल्टा जी नॉट 0 होगा, ये भी सही है, लेकिन हमें इनकरेक्ट निकालना है। K अगर 1 से छोटा हो, यानी कि 0.5 हो, 0.2 हो, तो ये लॉग लेने पे निगेटिव वैल्यू आने लगेगी, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो डेल्टा जी नॉट है ऐसे में वो पॉजिटिव होगा सर, पॉजिटिव होगा, यानी कि डेल्टा जी नॉट 0 से बड़ा होगा। तो K अगर 1 से ज्यादा है तो डेल्टा जी नॉट 0 से बड़ा होगा। तो फोर्थ वाला सही हो गया, थर्ड वाला किसी भी शर्त में पास नहीं हो पा रहा, तो इनकरेक्ट में हम लोग को थर्ड ऑप्शन लेना पड़ेगा। तो 68 का इस तरीके से हम लोग ने क्या किया, डेल्टा नहीं थर्ड नहीं फोर्थ, ये तो हमारी इस शर्त के अकॉर्डिंग आ रहा है, ये हमारी शर्त के अकॉर्डिंग नहीं मैच कर रहा, तो फोर्थ वाला हमको लेना पड़ेगा। मोलर सॉलिबिलिटी AlOH होल थ्राइस की निकालनी है। 0.2 मोलर NaOH में दिया हुआ है, KSP दिया हुआ है, कॉमन आयन इफेक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, कई बार आपने इस तरीके से किया है, आज हमारे साथ फिर करिए। AlOH होल थ्राइस जो है सर, वो आपका जब आयनाइज होगा तो Al3+ और 3OH- में ब्रेक होगा। मान लो AlOH होल थ्राइस जब अकेले था तो सॉलिबिलिटी S थी, यहां पर 3S कर लो, आप कहेंगे सर वो 3 मोल था, चलो 3S कर लिया, 3S हो गया। अब वो कह रहा है लेकिन हमने सर इसमें NaOH मिला दिया, तो जब आपने NaOH मिलाया तो Na+ आ गया, OH- आ गया, और NaOH का जो मोलरिटी था 0.2 मोलर था, तो 0.2 मोलर ये भी आ जाएगा, 0.2 मोलर OH भी हो जाएगा। अब जब हम लोग KSP का इक्वेशन लगाएंगे तो KSP का इक्वेशन में देखो क्या होने वाला, KSP इक्वल टू हो जाएगा Al3+ का मोलैरिटी OH- की मोलैरिटी की पावर 3, KSP का वैल्यू रख दीजिए 2.4 × 10⁻⁻24, और Al3+ की जो मोलैरिटी है वो उसकी सॉलिबिलिटी के बराबर है, और जो OH- की मोलैरिटी है वो यहां पर 3S है और यहां 0.2 है, तो ये जो OH है ये सॉल्यूशन में बढ़ गया, क्योंकि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में, ये बहुत कम मात्रा में। मान लो 1 लाख के आगे 1 रुपए की जैसे कोई वैल्यू नहीं होती है, वैसे ही कुछ यहाँ पे सिस्टम है, तो हम लोग यहाँ 3S को नेग्लिजिबल मान लेंगे, ये मानते हुए
कि 0.2 बहुत बड़ा है 3s से, तो इसलिए 0.2 प्लस 3s अप्रॉक्सीमेट 0.2 के बराबर ही मान लिया जाएगा। तो अब मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻24, और इसको हम लोग कर लेंगे s इंटू 0.2 की पावर 3। अब इस तरह से आप s को सॉल्व करिए, तो s इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻24, और इसको 2 इंटू 10⁻⁻1 मान लें तो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, और ये 10⁻⁻3, ये 10⁻⁻3 ऊपर जाएगा 10⁻⁻21, 24 इंटू 10⁻22, 24 में 3 टाइम गया तो 3 इंटू 10⁻⁻22, तो 3 इंटू 10⁻22 कोई आ रहा है, थर्ड ऑप्शन आ रहा है, तो ये थर्ड ऑप्शन सही किया। पीएच हमको निकालना है, अमोनियम क्लोराइड है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लगेगी। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लगाइए, पीएच इक्वल टू 1/2 PKW प्लस माइनस, सॉरी क्योंकि वीक बेस का सॉल्ट है, तो माइनस PKB माइनस log C, ये आपको करना। चलिए हम लोग वैल्यू रखते हैं, 1/2 14 माइनस PKB, ये KB 10⁵ है तो PKB 5 हो जाएगा इजीली, तो -5 माइनस log 0.02, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻², ये जो हमारा है 0.02, इसको 2 इंटू 10⁻⁻² लिख दिया। अब इसको आप सॉल्व इजीली कर लेंगे, 14 माइनस 5, और हम लोग इसको क्या कर लेंगे, माइनस log 2 माइनस 2 और log 10 इक्वल टू 1 हो जाएगा। चाहो तो लिख लो ऐसे। अब log 10 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, log 2 हो जाएगा कितना, log 2 सर हो जाएगा कितना हमारा 0.3, तो 2 में से 0.3 गया -1.7, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 1.7 हो जाएगा, और 14 में से 5 सब्सट्रैक्ट कर दो तो 9 हो जाएगा, तो 9 और 9 के साथ प्लस 1.7 यानी 10.7/2, तो 5.35 के आसपास आने लगेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। विच इज ल्यूकास रीजेंट, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेट HCl को ल्यूकास रीजेंट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो ये देखिए क्या लिखा है, इसको ओपन कर लीजिए, H ले लीजिए ऐसे और Cl के साथ 4 O आ जाएंगे, ये HClO4 लिखा है, ये HClO3 लिखा है, ये H2SO3 लिखा है, और ये H2SO4 लिखा है। आपको मालूम है HClO4 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, इसमें Cl के पास 3 डबल बॉन्ड होते हैं, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, इसका एनायन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U निकालना, 1 मोल हेप्टेन लिक्विड का कंबस्शन करना। चलिए बनाते हैं, C7H16 प्लस O2, अब ये पहले इनकी स्टेट भी लिख लेते हैं, ये हमारे पास लिक्विड है, प्लस O2 गैस होगा, और इससे CO2 गैस बनेगा और वाटर बनेगा, क्योंकि टेम्परेचर नहीं दिया इसलिए लिक्विड।
अगर कभी ऐसी रिएक्शन 100 डिग्री के ऊपर दी हो तो वाटर को भी गैस या वेपर फॉर्म में बनाना, 100 के नीचे दिया हो तो लिक्विड लेना। अब कुछ टेम्परेचर नहीं दिया तो हम रूम टेम्परेचर मानेंगे, तो रूम टेम्परेचर मानेंगे, दैट मीन्स ये वाटर हमारा लिक्विड है, वाटर हमारा लिक्विड है। अब हम लोग को रिएक्शन को बैलेंस करना है, क्योंकि इसका 1 मोल लेना है तो यहाँ पे 7 कार्बन कर दीजिए, और इसमें 16H है तो यहाँ पर 8 कर दीजिए, 8 तो 16 हो जाएगा। 7 2 सा 14 हो और 8 यानी कि 22, तो 22 दैट मीन्स यहाँ पे 11 कर दीजिए। और अब आप इसका डेल्टा Ng निकाल लीजिए, डेल्टा Ng, तो डेल्टा Ng निकालिए सर, तो यहाँ पर 7 मोल आ गए गैस के, माइनस इसके 11 आ गए, यानी -4 आ गए। अब -4 जब आ गए तो हमारा फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है हमारा डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT, जो रिलेशन बनाना। तो आप इसको डेल्टा H माइनस डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा Ng की जगह -4 रखा और RT के टर्म्स में ही निकालना, तो -4 RT के टर्म्स में निकालना, इसलिए मेरा ऑप्शन फर्स्ट सही हो गया 73 का। सेवेंटी फोर, एक स्प्रिंग में वर्क डन हो रहा, कंप्रेशन वर्क डन। तो बेटा जब कंप्रेशन होता है तो साइन जो होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, तो 10 किलो जूल एंड 2 किलो जूल एस्केप्ड टू द सराउंडिंग एज ए हीट, और 2 किलो जूल वर्क एस्केप कर गया, निकल गया सराउंडिंग में इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसका मीन्स ये हुआ कि क्यू क्योंकि सराउंडिंग में जा रही है तो माइनस साइन से रिप्रेजेंट की जाएगी, अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो प्लस और लॉस करता है तो माइनस। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते हो, डेल्टा U बराबर Q प्लस W, Q की जगह पे -2 और W की जगह पे +10। सो बेटा जी ये +8 किलो जूल आ जाएगा, +8 किलो जूल, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको समझ भी लो कैसे होता है। देखिए ये वाटर है लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड स्टेट में ये सर हमारा, हम लोग इसको गैस में या वेपर में बदल रहे हैं। तो देखो जब सॉलिड से लिक्विड में जाते हो या लिक्विड से गैस में जाते हो तो रैंडमनेस बढ़ती है पार्टिकल की, तो एंट्रोपी इंक्रीज करती है और डेल्टा एस पॉजिटिव होती है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो समझ आना कि डेल्टा एस पॉजिटिव है। अच्छा, अब अगर इस तरह के क्वेश्चन में डेल्टा एच पूछे तो जब आप सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाते हो तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव होता है। इसमें डेल्टा एच अगर हमसे पूछता तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता, डेल्टा एच पॉजिटिव होता। अब डेल्टा एस और डेल्टा एच दोनों पॉजिटिव आ गए यहाँ पे हमारे, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन थी। और अगर ये गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड हो रही होती तो एक्सोथर्मिक होती, तब डेल्टा एच निगेटिव होता, डेल्टा एस भी निगेटिव होता। जहां तक डेल्टा जी की बात है तो देखो अगर कभी लिक्विड गैस में बॉइलिंग पॉइंट पे बदल रहा है, जैसा कि हम देख रहे हैं 373 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट होता, तो ये बॉइलिंग पॉइंट पे बदल रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, तो डेल्टा जी 0 होगा। डेल्टा जी 0 होगा। अब इसमें तो हमको तो डेल्टा जी हो, ये ध्यान रखना। अगर इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम मींस ये कि अगर बॉइलिंग पॉइंट पर है लिक्विड से गैस तो वो इक्विलिब्रियम माना जाता। अगर यही सॉलिड होता, वाटर आइस होता, और ये लिक्विड वाटर बदल रहा होता, 0 डिग्री लगा होता,
तो 0 डिग्री मीन्स वो होता इक्विलिब्रियम, तो डेल्टा जी 0 होता। तो इसमें डेल्टा जी 0 फर्स्ट टू ऑप्शन में है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन है। ऐसे हम लोग सारी इसकी पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं कि ये किस में कन्वर्ट होगा, क्या होगा इसके अंदर पॉसिबिलिटी डेल्टा एस की, डेल्टा एच की। नेक्स्ट देखो, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO पर मोल निकालना है। तो इसके लिए हम लोग पहले CO की हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन बनाएंगे। जिसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन बनानी है उसका 1 मोल प्रोडक्ट साइड पर लिख लेते हैं। फिर वो जिन एलिमेंट से बना हुआ है वो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर लिख लेते हैं। फिर एलिमेंट की स्टेबल स्टेट लिख लेते हैं, जैसे कार्बन की स्टेबल स्टेट C है और ऑक्सीजन की स्टेबल स्टेट O2 है। क्योंकि यहाँ पे 1 कार्बन चाहिए था, यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 1 O चाहिए था, तो यहाँ पे 1/2 करेंगे, यहाँ पर 2 नहीं कर सकते। और इस रिएक्शन की जो हीट ऑफ रिएक्शन आएगी वो हीट ऑफ रिएक्शन कहलाएगी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, जो हमें निकालनी है। और जब हमें किसी रिएक्शन का डेल्टा H निकालना होता है और हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हीट ऑफ कंबस्शन गिवन होती है, तो हम लोग फॉर्मूला एक लगाते हैं, सिग्मा या टोटल एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट। अगर कंबस्शन गिवन है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, और हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब यहां पर हमारे पास देखिए एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन रिएक्टेंट में कार्बन की रखनी है और जो ऑक्सीजन होती है उसकी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन 0 मानते हैं। और इसीलिए क्योंकि ऑक्सीजन खुद ही कंबस्शन करवाती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हम लोग किसी चीज को जलाते हैं। अब ये तो रिएक्टेंट हो गए, माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ CO, प्रोडक्ट हो गए। वैल्यू रखना है आपको साइन के साथ। तो कार्बन की हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन पहले दी गई है, -393.5 माइनस, और फिर आपको -283.5। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऑब्वियस बात है माइनस की वैल्यू बड़ी है यहाँ पे, ये पॉजिटिव की छोटी है। और 283 से 383 100 और 110 का डिफरेंस आ रहा है माइनस में, 110.5 कर लो लगभग, ये 5 नहीं होना चाहिए था, यहाँ 5 110 पूरा पूरा लगभग आना चाहिए था, 393.5 कुछ देख लेना, अप्रोक्सीमेट 100, ठीक है। तो माइनस का 110.5 हम लोग ने कर दिया। 18 ग्राम ग्लूकोज इज एडेड टू 178.2 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है। वेपर प्रेशर निकालना, यानी कि ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से क्वेश्चन सॉल्व होगा। हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। यानी वैसे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है, लेकिन नियरेस्ट डियरेस्ट में निकालने के लिए ऐसे कर लिया। अच्छा, P0 जब ना दिया गया और सॉल्वेंट का, तो उसे 760 mm मान लेते हैं। अगर mm में ही ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, mm मतलब टॉर ही होता है, टॉर और mm एक ही चीज होती है, 1 टॉर इक्वल टू 1 mm होता। तो 760 ले लिया, माइनस हमें निकालना है एक्वस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो PS निकालना, यहाँ 760 हो गया। ये मोल की जगह पे हम लोग W/m रख सकते हैं और इसमें कैपिटल W/m रख सकते हैं, या इसको ऐसे कर सकते हैं W/m इंटू कैपिटल M बाय कैपिटल W। स्मॉल w सॉल्यूट का मास है तो 18 ग्राम हो गया, और ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है, और वाटर का मोलर मास 18 होता है, और वाटर का वेट दिया है 178.2। तो इसको हम लोग अगर कैंसिल करेंगे तो ये 10 आ जाएगा और ये 9.9 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 760 माइनस PS
इक्वल टू 760/99। तो 760 माइनस PS 760/99 देखें भाई क्या हो रहा। 760/99 760/99 7.67 आ रहा। 7.6767 और इसको हम लोग PS को इधर लें और सब्सट्रैक्ट कर लें। तो सब्सट्रैक्ट करने पे आंसर क्या आ जाएगा मेरा, PS इक्वल टू 7.6 को सब्सट्रैक्ट कर दिया 760 में से, तो माइनस प्लस 752.32 752.32 टॉर या mm। तो 752.32 तो कोई एग्जैक्टली नहीं मैच कर रहा, लेकिन ये नियरेस्ट डियरेस्ट है, तो सेकंड कर लिया। द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर 0.8 है, ठीक है। देन फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिजॉल्व इन 10 मोल ऑफ H2O एंड 5 atm प्रेशर। ठीक है भाई, 5 atm प्रेशर दिया गया, मोल फ्रैक्शन दिया गया, ओके। तो सबसे पहले हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इन एयर निकालेंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 बराबर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू प्रेशर ऑफ एयर। एयर में भाई O2 भी है, N2 भी है, तो सब लोग प्रेशर लगा रहे हैं, तो नाइट्रोजन का कितना प्रेशर लग रहा, क्योंकि नाइट्रोजन के प्रेशर से ही हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन का डिसोल्यूशन डिसाइड होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना दिया गया है, मुझे दिया गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 0.8 और मुझे प्रेशर ऑफ एयर दिया गया 5, तो ये 4 atm आ गया, ये नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर आ गया। अब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन 4 है और KH मुझे दिया गया है कितना, 1 × 10⁵ इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 में हम लोग ऐसे लिख लेंगे, वही वाला जैसे अभी हम लोग लिखा था, मोल ऑफ N2 अपॉन मोल ऑफ वाटर इक्वल टू, ये 10⁵ नीचे आएगा, उधर जाएगा तो 4 × 10⁻⁵। अब मोल ऑफ N2 मुझे निकालने हैं, वाटर के 10 दिए गए हैं, तो N ऑफ N2 इक्वल टू हो जाएगा 4 × 10⁻⁵ इंटू 10, यानी 4 × 10⁻⁻⁴। तो ये किस में दिया भाई, 4 × 10⁻⁴ फर्स्ट में दिया। K2HgI4 का हमें कराना है आयनाइजेशन और उसके बाद बॉन्ड ऑफ फैक्टर निकालना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2K प्लस HgI4 माइनस 2। इसका मीन्स है कि एक K2HgI4 2 और 1 3 आयन बनाता, N इक्वल टू 3 है और अल्फा इक्वल टू है सर मेरा 40/100 0.4। चलिए अब हम लोग अपना I का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि ये डिसोशिएट या आयनाइज हो रहा है, तो I इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा फॉर्मूला लगाना होगा। 1 + 3 - 1 0.4, 1 + 3 - 1 2 आया 0.8 1.8। सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। टू फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। CuSO4 लिया, 2 फैराडे भेजा तो Cu बन गया। अब मुझसे कह रहा है कि इसका मास बताइए, W बताइए। तो W बताना है भाई साहब हमको, तो हम लोग ये बात जान ले
कि इसमें हम लोग बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा भी समझ लें कि नंबर ऑफ फैराडे एक ये फॉर्मूला आप लगा लो इसमें। W निकालना, तो W बाई ई इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे होता, ये फॉर्मूला लगा लो। अब W मेरे पास मुझे निकालना है और इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मोलर मास कॉपर का दिया है, अरे दिया नहीं, तो चलो मेरे को अपने आप याद होना चाहिए 63.5, और कॉपर यहाँ पे 0 है और यहाँ +2 है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ रहा, तो वैलेंसी फैक्टर कॉपर का यहाँ पे 2 है। अगर ये क्यूप्रस क्लोराइड से आ रहा होता तो वैलेंसी फैक्टर 1 होता, अभी फिलहाल 2 है, तो 63.5/2 और कितने फैराडे, 2 फैराडे, तो W इक्वल टू आ जाएगा 63.5/2 इंटू 2, दैट मीन 63.5 ग्राम्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड। ये दो ग्राफ, ये मतलब दो इलेक्ट्रोलाइट लिए गए हैं NaCl और KCl, और उनका ग्राफ पूछा गया है कंसंट्रेशन वर्सेस मोलर कंडक्टिविटी। तो देखिए सर, अब इसमें क्या करना है, NaCl और KCl दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो जो दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो आपस में कट नहीं करते। अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता, जैसे कि ये KCl का ये है, ये KCl का है, ये एस्टिक एसिड का है, तो ये कट कर सकते थे क्योंकि एस्टिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है। दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, तो ये क्रॉस वाले ग्राफ तो ऐसे ही गलत हो गए। अब NaCl KCl में स्पष्ट पता चल रहा है कि आप किसी भी एक स्पेसिफिक मोलैरिटी पे जाइए, ग्राफ खींचिए, मोलैरिटी कांस्टेंट कर दीजिए, तो कांस्टेंट करने पर इस ग्राफ में KCl का लैम्डा एम ज्यादा है, NaCl का कम है, इसमें KCl का कम है, इसमें NaCl का ज्यादा है। तो अब सर होता क्या कि KCl NaCl दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% डिसोशिएट हो जाते हैं। तो अब जो मोलर कंडक्टिविटी है वो मोबिलिटी पे डिपेंड करती है, किसकी मोबिलिटी ज्यादा, किसका ट्रांसपोर्ट नंबर ज्यादा है, किसकी स्पीड ज्यादा है, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, उसकी कंडक्टेंस मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। अब सर स्पीड किस पर डिपेंड करती है, वेट पे, जितना हल्का होगा तेज भागेगा, जितना भारी होगा धीमे भागेगा। तो अब हम लोग ने सोचा कि Na+ छोटा है और K+ बड़ा है, तो Na+ को तेज भागना चाहिए, बट ये एक्वस सोल्यूशन में चल रहा, तो Na+ का हाइड्रेशन हो जाता तो Na+ भारी हो जाता, तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। K+ का हाइड्रेशन कम होगा तो वो कम हैवी होगा, तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। सो ओवरऑल KCl की स्पीड ज्यादा है, तो किसी विशेष कंसंट्रेशन पे KCl का लैम्डा एम ज्यादा होगा। इन सब बातों के तहत थर्ड ऑप्शन को हमें मोस्ट करेक्ट मानना चाहिए। ये इसमें क्रॉस कर रहा KCl, इसका मीन्स ये कि किसी एक विशेष कंसंट्रेशन पर हमारा जो है K का ज्यादा है, जैसे कि यहां पर हम लोग ने देखा तो यहां पर KCl का ज्यादा था और यहां पर देखा तो NaCl का ज्यादा था। तो ऐसे नहीं होता कि कंसंट्रेशन जब बदल रही है तो कभी एक का ज्यादा हो जाए, कभी दूसरे का ज्यादा हो जाए। तो ये दोनों फिगर तो गलत हो गए। ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि NaCl की ज्यादा दिखा रहा है किसी स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे KCl की तुलना में, तो ओवरऑल हमारा थर्ड सही हो गया, आप समझ पाए होंगे। और NCERT में इसकी वैल्यू भी दी हुई है आयन के कंडक्टेंस की, H+ की सबसे ज्यादा होती है क्योंकि H+ सबसे हल्का माना जाता है। वाटर में H+ हाइड्रेशन नहीं कंसीडर करते हैं उसका, तो H+ सबसे छोटा माना जाता है, सबसे हल्का माना जाता है, तो उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, तो उसकी कंडक्टेंस तेज और ज्यादा होगी। इसीलिए अगर HCl और KCl का कंपैरिजन कर लेंगे तो HCl की मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। हाफ लाइफ पीरियड और रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये तो अभी कई बार आप लोगों को क्वेश्चन करा चुके हैं, कई सारे मेथड है इसके। एक तो मेथड ये है R/R0 इक्वल टू 1/2 की पावर n एंड कैपिटल T इक्वल टू T हाफ इंटू स्मॉल n।
आप इस वाले मेथड से निकाल सकते हैं। देखो कैपिटल डी, हालांकि ये हर जगह नहीं लगता, मैंने एक बार और भी डिस्कशन किया तो बताया था कि जब आर अपॉन आर नॉट का जो रेशो है उसमें जो कटने के बाद वैल्यू नीचे आए वो 2 की पावर बन जाए तो काम बन जाता है, या यहाँ जो n वैल्यू है ये होल नंबर में आए तो ये काम बन जाएगा। अगर n वैल्यू डिसिमल नंबर में आएगी तो फिर हमको लॉग वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा 560 और 140, यानी ये 4 बार कैंसिल हो रहा। तो हम लोग ने टोटल टाइम 560 लिया है और टी हाफ 140 डेज लिया। तो n निकाल लीजिए सर, n 560 बाई 140, 14 चौके 56, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 आ गया। अब भाई साहब ये 4n आ गया, अब यहाँ पर रख दीजिए। वो कह रहा है कि द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट 1 ग्राम ऑफ द एलिमेंट विल रिड्यूस, यानी कि जो हमारा R0 है वो 1 हो गया, इनिशियल क्वांटिटी 1 ग्राम थी, और 1/2 की पावर ये 4 उठा के यहाँ पर लगा दिया। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 1/16 हो जाएगा। दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन। ये प्लॉट ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन देखना है। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, K इक्वल टू A E माइनस EA अपॉन RT। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, K A इक्वल टू A E A अपॉन RT। अब देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो EA अपॉन RT घटेगा, ये वैल्यू घटेगी तो K बढ़ेगा। इसका मीन्स इससे ये बात निकल के आ रही है कि K प्रोपोर्शनल टू T होता। अब जैसे जैसे T बढ़ेगा तो K घटेगा, ये वाली बात गलत हो गई। T बढ़ेगा K घटेगा, गलत हो गई। अब इन दोनों में देखो, इसमें हमारे पास इंटरसेप्ट भी है, ये तब आएगा जब लॉगरिथम की इक्वेशन ली जाए, और लॉग के टर्म में हम लोग आर्हेनियस कांस्टेंट को भी अलग करें तो आर्हेनियस कांस्टेंट जो है वो इंटरसेप्ट की तरीके यूज हो जाएगा। तो अब ये डायरेक्ट हमारा हम लोग x y इक्वल टू x ले रहे हैं, mx प्लस t ले रहे हैं, mx प्लस c, तो c तो कुछ है ही नहीं, तो ये mx के टर्म में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो जब mx के टर्म में कंपेयर कर रहे हैं, ये 1/t कर लेंगे, इसको ऐसे 1/t। तो इस तरीके से हम लोग t के संपर्क में खींचेंगे तो हमारा कौन सा ग्राफ आ जाएगा, ये वाला, फर्स्ट वाला। टेम्परेचर क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन नहीं आ सकती एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और ये हमारा पैराबोला टाइप की लाइन आएगी, तो इसलिए हम लोग ये पैराबोला ग्राफ बनेगा K वर्सेस T में। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हम लोग ने कर लिया है। द मेटल दैट हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, एल्युमिनियम, गैलियम, सिलेनियम, इंडियम, तो 3 है थर्ड ए के, और थर्ड ए में गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, और कह रहा है कि क्लोजर टू मेटलॉइड, तो सिलेनियम तो मेटलॉइड में ही आ रही है और गैलियम हमारे पास हो जाएगा। ये बिल्कुल याद करने वाला। बिटवीन SiCl4 एंड CCl4 ओनली SiCl4 रिएक्ट विद वाटर, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि CCl4 नॉट गिव हाइड्रोलिसिस। इसका रीजन है मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है C की, उसके बाद वैकेंट D नहीं है, इसलिए वो हाइड्रोलिसिस नहीं शो कर पाएगा। लेकिन SiCl4 हाइड्रोलिसिस शो करेगा और सिलिसिक एसिड बनाएगा, हाइड्रोलिसिस शो करके सिलिसिक एसिड बनाएगा। और SiCl4 इज आयनिक, CCl4 इज कोवेलेंट, ये गलत है, दोनों कोवेलेंट है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, SiCl4 भी कोवेलेंट है और CCl4 भी कोवेलेंट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो आज आपने हमारे साथ 51 to 85 किया, आपके प्यार की वजह से मैंने 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लिए। अब बाकी आपके क्वेश्चन सर करेंगे डिस्कस आगे। थैंक यू बच्चों। आइए बेटा,
क्वेश्चन नंबर 85 तक आप भाटिया सर के साथ आपने डिस्कस किया है, और आइए क्वेश्चन नंबर 86 ऑनवर्ड हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 86 हम लोग देखें, पूछ रहे हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16th एलिमेंट। बेटा ग्रुप 16th एलिमेंट्स के अगर हाइड्राइड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों देखा जाए तो दोनों में कोई ऑर्डर नहीं है, दोनों में कोई एक्सेप्शनल ऑर्डर नहीं, दोनों के लिए ऑर्डर सेम होता है। होना क्या चाहिए था, अगर हम ऐसे बात करते तो H2O से ज़्यादा H2S से ज़्यादा H2 सेलेनियम से ज़्यादा H2 टेलुरियम। लेकिन चूंकि हाइड्रोजन के वाटर के केस में आपको मिल जाता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक, इसीलिए जिसका होना चाहिए था सबसे कम लेकिन क्या हो जाता है सबसे ज़्यादा, तो टॉप पे यहाँ आ जाता है H2। यही ऑर्डर इसके मेल्टिंग पॉइंट का है और यही ऑर्डर इसके बॉइलिंग पॉइंट का है। तो ऑप्शन में आप तलाश लीजिए सबसे, फिर आप सबसे कम कौन बच गया, H2S बच गया। तो H2S, H2 सेलेनियम, H2 टेलुरियम और H2 पोलोनियम, ये आपको इस क्वेश्चन का ऑर्डर मिल गया। यहाँ चाहे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछें चाहे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछें, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर बढ़ता है, लेकिन चूंकि वाटर के केस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसलिए एक्सेप्शनल ऑर्डर मिल जाता है कि वाटर का होना चाहिए था सबसे कम लेकिन क्या हो गया, इन सब में हो जाता है सबसे ज्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 86 का फर्स्ट इज राइट आंसर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दियर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। अगर बच्चा हमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की बात करनी है तो इसका मतलब हमें देखना होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट अगर देखेंगे तो किसके बराबर, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में पता चल जाएंगे तो ऑर्डर पता चल जाएगा। आइए देखा जाए, स्कैंडियम +3 लगा दिया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 0, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। टाइटेनियम, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है, S2 D2S2 होता है, अगर आपने +3 लगा दिया तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया होगा, 1। फिर टाइटेनियम पे आपने 2 लगा दिया तो D2S2 होता है, आपने 2+ लगा दिया यानी S के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो D में 2 बच गए, वो कैसे होंगे, अनपेयर्ड। और अगर वेनेडियम की बात करें तो क्या होता है, D3S2 होता है, अगर आपने 2 लगा दिया तो D में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए, 3। और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या करेगा, बढ़ने लगेगा। तो अगर 87 की बात करें तो यहाँ आंसर आपको क्या मिल गया, फर्स्ट। 88 दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ के ये बताना है कि क्या बात सही है। तो पहला कह रहे हैं टू अ सोल्यूशन ऑफ K2Cr2O4 इफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड इट चेंजेज कलर फ्रॉम येलो टू ऑरेंज, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक। द कलर चेंज इज ड्यू टू द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम क्रोमेट, ये बात गलत है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। एक्चुअली होता क्या है, तो अगर इसको हम लोग देखें तो जगह, अच्छा चलो यहाँ देखते हैं, थोड़ी जगह मिल जाएगी। ये बेटा है आपका CrO4-2, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या है, +6। अब अगर इसका हम pH कम कर दें, यहाँ अगर हम pH क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और कहने के लिए बोला जाता है कि इसका pH क्या कर देते हैं, 7 से कम, एक्चुअली 4 के आसपास लेते हैं। तो अगर pH 7 से कम कर देते हैं तो जो मोनोसेंट्रिक स्पीसीज है गेट कन्वर्टेड इनटू डाइसेंट्रिक स्पीसीज, यानी Cr2O7-2 में यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है। और अगर इसका pH बढ़ा देते हैं, यानी अब क्या कर दे रहे हैं, pH 7 से ज़्यादा कर दे रहे हैं, तो यह डाइसेंट्रिक स्पीसीज गेट कन्वर्टेड इनटू मोनोसेंट्रिक स्पीसीज। ये आपका होता है येलो और ये आपका होता है रेड ऑरेंज या ऑरेंज। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम देखें तो ऐसा चेंज नहीं होता, लेकिन हाँ अगर स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दें यानी पीएच इसका कम कर दे रहे हैं तो मोनोसेंट्रिक गेट कन्वर्टेड टू डाइसेंट्रिक, यानी येलो से कहाँ चले गए, ऑरेंज में। और अगर फिर पीएच बढ़ा देते हैं तो डाइसेंट्रिक गेट कन्वर्टेड टू मोनोसेंट्रिक, यानी ऑरेंज से कहाँ चले आए, येलो में। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर चाहे CrO4-2 की बात करें चाहे Cr2O7-2 की बात करें, दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर क्या, +6। तो ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ मोनोसेंट्रिक स्पीसीज इज मोर स्टेबल ऑन हायर पीएच एंड डाइसेंट्रिक स्पीसीज इज मोर स्टेबल ऑन लोअर पीएच। तो स्टेटमेंट सेकंड हो गया यहाँ, मतलब 88 क्वेश्चन का बेटा सेकंड इज करेक्ट आंसर, यानी पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी, बेटा जी सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर के। तो अब पूछ रहे हैं भाई बताइए आप सेकेंडरी वैलेंसी, तो इसमें अगर आप देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो सेकेंडरी वैलेंसी इसकी क्या हो जाएगी, 6। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं बताइए भाई प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, तो प्राइमरी वैलेंसी होती है ऑक्सीडेशन नंबर के। अगर यहाँ आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 3। तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा, 6,
और अगर प्राइमरी वैलेंसी की बात करते, प्राइमरी वैलेंसी की, तो ये क्या हो जाती, 3 हो जाती, सेकेंडरी वैलेंसी 6 और प्राइमरी वैलेंसी 3। तो आंसर हमारा है फर्स्ट। विच आर द कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमर। बेटा जी कोऑर्डिनेशन में आइसोमर शो करने के लिए कंडीशंस याद होना बहुत जरूरी है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में समय कम होता है, ठीक है। तो कंडीशंस याद होंगी तो ये फ्री फंड के नंबर मिल जाते हैं, आसान से क्वेश्चंस आते हैं। और नहीं कंडीशंस याद होंगी, वहां सोचोगे बनाओगे तो फिर तो मुश्किल काम है। आइए देखा जाए, ऑप्टिकल आइसोमर की बात कर रहे हैं। सिर्फ देखो ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करता, तो ये तो पहले ही बेकार हो गया। अब अगर मोनोडेंटेट है तो देखो मोनोडेंटेट में ये कंडीशन अगर देखो तो क्या हो गया, Ma4B2, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो ही नहीं करता। यहाँ देख लो मोनोडेंटेट कंडीशन में Ma3B3, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करता, ये ज्योमेट्रिकल कर देगा, ये ज्योमेट्रिकल कर देगा, ऑप्टिकल नहीं कर देगा, राइट। तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करने के लिए सिस फॉर्म सिर्फ एक कंडीशन बच गई है, फर्स्ट। तो यहाँ अगर देखें ट्रांसफॉर्म है और ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। थर्ड ऑप्शन में देखें यह ज्योमेट्रिकल तो कर देगा लेकिन ऑप्टिकल नहीं करेगा। और फोर्थ की बात करें तो यह भी ज्योमेट्रिकल में कौन, फेशियल मेरिडाइनल तो कर देगा लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 90 का कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट। द डिजनेट ऑर्बिटल्स ऑफ CrH2O का होल 6+3। बेटा जी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो यानी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो जब आप CFSC देखेंगे तो आपको ये डायग्राम मिल जाएगा। नीचे अगर देखें तो क्या, DXY, DYZ, DZX, और ऊपर क्या है, DX² - Y² और DZ²। इन सब की एनर्जी आपस में सेम है, ये सारे डिजनरेट आर्टिकल्स और ये आपस में डिजनरेट आर्टिकल्स हैं। तो अब ये पूछ रहे हैं कि बताओ इसमें डिजनरेट आर्टिकल्स कौन है, तो DZ² अकेले, कोई सेंस तो है नहीं। DXY DYZ देखो, DXY DYZ ये डिजनरेट आर्टिकल्स हो गए। DX² Y² के साथ जो डिजनरेट है वो कौन है, DZ² है, तो DXY हो नहीं सकता, मतलब ये ऑप्शन ले नहीं सकते। और DYZ और DZ² की अगर बात करें तो ये भी नहीं है, DYZ नीचे और DZ² ऊपर है, इनकी एनर्जी में क्या है, डिफरेंस है, तो ये डिजनरेट हो नहीं सकते, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 91 का कौन सा आंसर हमें मिल गया, सेकंड, यानी DXY और DYZ की एनर्जी आपस में सेम। और ऐसे अगर देखना हो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में तो X² Y² और Z² की एनर्जी आपस में सेम, और X Y Y Z ZX की एनर्जी आपस में सेम। बोथ इतना इतना डायमैग्नेटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब बेटा अगर निकल की बात करें तो निकल का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, D8S2। चूंकि मेटल कार्बोनिल की बात कर रहे हो तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। और CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जब CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करेगा, पेयरिंग करेगा, और जब पेयरिंग करेगा S के इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ, अंदर की तरफ पेयर कर देगा। तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, D10 और S0 बच गया, और आगे क्या बच जाएंगे, P बच जाएंगे। तो इसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 आर्टिकल्स ये D10 हो गया, तो अंदर तो हम जा नहीं सकते, तो एक S और 3 P ले लेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या हो जाएगा, sp3। तो पहला हाइब्रिडाइजेशन तो हमें मिल गया sp3। दूसरी सेम कंडीशन है, लेकिन यहाँ क्या दिया है, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, +2। तो अगर इस वाले केस में आप निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 लेते हैं तो क्या था, D8S2 था, तो ये क्या हो गया, 0, D8 बच गया। अब अगर D8 बच गया है तो आइए देखा जाए इसे, और ये इधर S है और इधर P है। Cn भी क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को इसको पेयर कर देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 आर्टिकल्स की जरूरत है, तो एक यहाँ से ले लिया, 2 3 4, हाइब्रिडेशन क्या आ गया हमारा, DsP2। तो पहले वाले में क्या मिल गया, sp3, और दूसरे वाले में क्या मिल गया, dsp2। तो sp3 और dsp2 यानी 92 का कौन सा आंसर सही हो गया, सेकंड। ठीक, चलिए बच्चा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। तो 93 क्वेश्चन में देखिए आपको दो लिस्ट दी गई है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड, इसे मैच करवाना है। तो आइए मैच करवाते हैं। अगर हम ऑप्शन ए में देखें तो क्रोमियम का यहाँ अगर ऑक्सीडेशन नंबर आप देखोगे तो यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3। तो अगर +3 हो गया, D3 बचेगा, इसका मतलब होगा तो पैरामैग्नेटिक। ठीक, तो एक चीज तो ये हो गया कि पैरामैग्नेटिक होगा। दूसरी अगर कंडीशन की बात करें तो कंडीशन क्या हो गया है, Ma4B2। तो अगर ये पैरामैग्नेटिक होगा और कंडीशन A4B2 होगा तो ये क्या शो कर देगा, सिस्ट्रांस यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ए का कौन सा हो गया, थर्ड। तो भैया ए का थर्ड तलाशो, ये इधर तो दोनों बेकार है, एक ही ऑप्शन ही है, इसी में काम चल जाएगा, एक ही से चेक करने से काम चल जाएगा क्या, ये भी खराब होगा। लेकिन आइए आगे चेक कर लें।
टाइटेनियम की बात कर रहे हैं। टाइटेनियम का यहाँ अगर ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे तो टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3, यानी D1 बच जाएगा, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो ये भी हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। दूसरी है, अगर हम एक NO3 को अंदर कर दें और एक Cl को बाहर कर दें तो आयनाइजेशन आइसोमर हो जाएगा। तो पैरामैग्नेटिक एंड आयनाइजेशन आइसोमर्स, यानी बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ये भी देख लो, बी का कौन सा हो गया, फर्स्ट। सी में आ जाए प्लेटिनम EnNH3Cl। अच्छा, प्लेटिनम है, अमोनिया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह करेगा और ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +2, यानी ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक के साथ अगर इसे हम अंदर बाहर कर दें तो यहाँ भी क्या मिल जाएगा, आयनाइजेशन आइसोमर। तो डायामैग्नेटिक एंड आयनाइजेशन आइसोमर, यानी सी का कौन सा हो गया, 4th। ठीक, और अब आ जाते हैं डी पे। कोबाल्ट है, आयरन कोबाल्ट, यानी D7S2 है। और D7S2 में अगर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो 4 यहाँ 6 ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या आ गया भैया, +3। तो इसे आपने निकाल दिया, क्या बच गया, D6। और D6 अमोनिया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो पेयर्ड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। ठीक, और अगर यहाँ कंडीशन देखें तो यहाँ भी कंडीशन क्या मिल रही है, Ma4B2, तो डायामैग्नेटिक और सिस ट्रांस यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो डायामैग्नेटिक एंड सिस ट्रांस यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसका क्या हो गया, सेकंड, डी का सेकंड। तो आंसर हमारा कौन सा इसका मैच कर गया, 93 का, 93 का सेकंड इज राइट आंसर। ठीक, आगे यहाँ दिया है आइडेंटिफाई रिएजेंट ए फॉर द अबव रिएक्शन। एक रिएक्शन दी गई और आपको बताना है कि कौन सा रिएजेंट ले लें हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो पहली बात बेटा, अगर हम HCl और हाइड्रस AlCl3 की बात करें तो इसे ले लें तो ज़्यादा से ज़्यादा, पहली बात यहाँ कोई इसका मतलब नहीं, लेकिन अगर इसे ले लें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे, यहाँ क्या लग जाएगा, एक हाइड्रोजन, यहाँ क्या लग जाएगा, क्लोरीन। ऐसा प्रोडक्ट तो है नहीं, इसका मतलब ये तो ले नहीं सकते। ये देखिए ल्यूकोस रिएजेंट, यहाँ कोई इसका रोल नहीं है, एल्कोहल के केस में हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ कोई रोल नहीं है। हाँ, यहाँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, क्यों, क्लोरीन है और यूवी लाइट आप ले रहे हो तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो गया, 3rd। और मान लीजिए 4th वाले को अगर हम देख लें तो 4th वाले में क्या करेगा बेटा, ये इस डबल बॉन्ड को तोड़ के इस दोनों पोजीशन पे क्या लगा देगा, Cl, और जबकि प्रोडक्ट आपका ऐसा है नहीं। तो 94 के लिए अगर हम देखें, 94 के लिए बेस्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 3rd। अब आ जाते हैं 95 पे। IUPAC नेमिंग आपको देखनी है, तो भैया पहले लॉन्गेस्ट चेन आप तलाशिए और प्रायोरिटी के रूप में सारे आपके प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप्स या बॉन्ड्स आने चाहिए। तो यहाँ से हम लोग नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। 3 पे और 5 पे क्या लगा है, मेथिल। तो 3 5 पे क्या चाहिए आपको, डाई मेथिल, 3 5 डाई मेथिल। तो पहला ऑप्शन आपका चला गया और तीसरा ऑप्शन आपका चला गया। ठीक, उसके बाद 4 पे क्या लगा है, मेथ एथ प्रो, तो 4 पे लगा है प्रोपिल, तो प्रोपिल यहाँ भी है, प्रोपिल यहाँ भी है। आगे आ जाइए, इसके बाद 7 है यानी हेप्ट। तो अगर हम लोग यहाँ देखें, यहाँ भी आपको हेप्ट मिल गया और यहाँ भी क्या मिल गया, हेप्ट। लेकिन अब प्रायोरिटी देना है बेटा, तो लोअर प्रायोरिटी कैसे देना है डबल बॉन्ड को, तो 1 in 6 आइन, और यहाँ क्या दिया है 6 in 1 आइन, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो इसके IUPAC नेमिंग की बात करें तो कौन सा राइट आंसर हो गया, 4th। 3 5 डाई मेथिल, 4 प्रोपिल, हेप्ट, 1 in and 6 आइन। 95 96 टाटोमेरिज्म। पहला तो मान लो इनॉल फॉर्म दिया गया है, अगर कीटो फॉर्म करना है तो हमें क्या करना होगा कि डबल बॉन्ड को रोटेट करवा देना है और हाइड्रोजन को इधर लेके चले जाना है। तो इस डबल बॉन्ड को हम यहाँ लेके चले गए, हाइड्रोजन को यहाँ लेके चले गए, तो ये तो मान लो करेगा ही करेगा। दूसरी बात है कि अगर हमें यहाँ टाटोमेरिज्म चाहिए तो अल्फा हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ठीक, यहाँ जरा देखो अल्फा कार्बन, यहाँ sp2 हो गया, इधर से भी देखोगे sp2 हो गया, तो ये तो नहीं शो करेगा, ये आपको मिलेगा, ये नहीं करेगा। यहाँ देख लो sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, ये भी आपको दे देगा। यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइज मिल गया, यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइज मिल गया, तो ये भी आपको दे देगा। तो यहाँ टाटोमेरिज्म कौन नहीं शो करेगा, कौन सा आंसर हो गया, सेकंड। ठीक, अल्फा कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज लेना है, यानी आपको अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल हो जाएगी मूवमेंट के लिए। तो यहाँ वो कंडीशन है नहीं बेटा, इसका मतलब सेकंड जो है वो हमारा टाटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी का हम करेक्ट ऑर्डर की बात करें बेटा, तो जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट, अगर उनमें ऑर्डर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा हम लोग क्या ले लेते हैं, सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्या ले लेते हैं, CH3 माइनस।
तो इसमें कहीं CH3 माइनस सही नहीं है। ठीक, इसके बाद क्या ले लेते हैं, NH2 माइनस दिया तो गया है लेकिन अभी इस पर और बात कर लेंगे। इसके बाद क्या ले लेते हैं, OH माइनस और F माइनस, यानी पहला ऑर्डर हो गया CH3 माइनस, इसके बाद क्या हो गया NH2 माइनस, इसके बाद क्या हो गया OH माइनस, इसके बाद क्या हो गया F माइनस। एक तो ये ऑर्डर मिल गया। दूसरा, अगर कोई ग्रुप दिया गया है और उसका एनायन दिया गया है, तो जो एनायन होगा वह उस ग्रुप के तुलना में ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा। तो आइए भैया देख लेते हैं, F माइनस ज़्यादा OH माइनस कम, आपको यहाँ से आंसर मिल गया कि ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे में भी हमने क्या बोला कि अगर एनायन दिया है उस ग्रुप का तो वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा, जबकि यहाँ देखो उल्टा होना क्या चाहिए था, अगर OH माइनस ज़्यादा और H2O कम होता तो ये आंसर हमारा हो जाता, तो इसका मतलब ये आंसर भी नहीं होगा। यहाँ देख लीजिए, सिमिलर कंडीशन दे रहे हैं कि अगर यहाँ से हम H हटा दें तो क्या मिल जाएगा, RO माइनस, तो RO माइनस ज़्यादा होना चाहिए था ROH की तुलना में, ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ देख लो, जो एनायनिक फॉर्म है वो अपने ग्रुप से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करता है, तो राइट आंसर कौन सा हो गया इसका, फोर्थ। तो 97 का फोर्थ इज राइट आंसर। अब आते हैं 98 पे, अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस। बेटा अगर पहले, दूसरे और तीसरे में देखो तो सारे एरोमेटिक कंडीशंस में है। यहाँ जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ लोन पेयर होगा वो क्या करेगा कि रिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा, रिंग में चला जाएगा, तो नाइट्रोजन के पास अवेलेबल लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या है, कम हो जाएगी। और जबकि फोर्थ को देखें तो एलिफैटिक कंडीशन के साथ दिया गया है, यहाँ ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा कि नाइट्रोजन का लोन पेयर कहीं इन्वॉल्व हो रहा है। तो 98 के लिए ऐसे भी देखें, एरोमेटिक और एलिफैटिक की कंडीशन की बात करें तो जो एलिफैटिक कंडीशन की का बेसिक कैरेक्टर एरोमेटिक से ज़्यादा है। ठीक है, तो 98 का राइट आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ। 99, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। आइए भैया इस रिएक्शन को देखते हैं। पहला आपको जो दिया गया है, और वो क्या दे दिया गया है बेटा, सिल्वर का ऑक्साइड यानी टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए आपको पास, एक ऐसी एल्काइन होना चाहिए जहां एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल हो, एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल हो ना। एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ कहाँ जनरली हम क्या बोलते हैं किसके लिए, कि ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, इनसे जुड़ी हुई हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ऐसी एल्काइन टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके पीपीटी देंगी जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। तो यहाँ देखो ये तो दे देगी, ठीक, यहाँ एल्काइन से कोई एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तो ये नहीं देगी, ये भी आपको दे देगी। और यहाँ देखो डबल बॉन्ड है तो एसिडिक हाइड्रोजन कोई मतलब नहीं है। तो पहला क्या हो गया हमारा, कौन कौन सा नहीं, सेकंड नहीं हो सकता और फोर्थ नहीं हो सकता। तो इससे तो हमें ये पता चल गया, दो ऑप्शन हमारे चले गए। अब हमें फर्स्ट और थर्ड में चेक करना है। आइए, अगर Hg+2 यानी इस रिएजेंट का हम इस्तेमाल करें और देखें बी क्या बनेगा। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो बेटा अगर फर्स्ट की बात करते हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि बी क्या बन जाएगा, तो ये क्या कर देगा आपको यहाँ मिल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और H, ये कंडीशन आपको मिल गई। ठीक, अब हमें फर्दर अगर NaBH4 की बात करें तो रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो एक मिनट ये जगह यहाँ से खाली करें। ये बच्चा क्या करेगा, जब ये इसका रिडक्शन कर देगा तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा, यानी CH3 CH2 और OH। और यह 1 डिग्री अल्कोहल जब ल्यूकोस रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट नहीं देगा, इसके लिए आपको क्या चाहिए, 2 डिग्री अल्कोहल चाहिए। तो पहले ये ऑप्शन भी अब हमारा नहीं हो सकता। ठीक, अब थर्ड पे आ जाइए। यहाँ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं Hg+2 ऑब्लिक H+ के साथ तो हमें मिल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और CH3। और इसका जब हम, यानी ये हमारा क्या हो गया B, ठीक, और इसका जब हम NaBH4 से रिडक्शन करवा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3COH और CH3, 2 डिग्री अल्कोहल मिल गया। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल मिल गया तो यहाँ ZnCl2 कंसंट्रेट HCl से रिएक्शन करके विद इन 5 मिनट टर्बिडिटी आपको दे देता है। यानी क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया, थर्ड। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ग्लाइकोजन। बेटा जी फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं, सिर्फ रट लेना है। क्वेश्चन नंबर 100 का कौन सा राइट आंसर हो गया, फर्स्ट। तो चलिए इस पेपर का डिस्कशन हम लोगों ने समाप्त किया। लगे रहिए बेटा, मेहनत कीजिए जम के, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।